हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे टेस्ट सीरीज मिशन जेआरएफ को, है ना। और इसमें हम फिर से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे और इस 20 क्वेश्चन में इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर भी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। और पार्ट नंबर 17 होने वाला है। इसके बाद हम एक दो पार्ट्स और लगाएंगे जिसमें से लगभग 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर होगा। देन उसके बाद 1 तारीख से लेकर के हम लगभग 5 तारीख तक, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि जिसमें से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को लगभग 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस दोनों यूनिट के, है ना, 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस लगाएंगे। कोशिश रहेगी कि 4 से 5 दिन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू होती रहें और कोशिश रहेगी कि अब मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम में वीडियो अपलोड कर पाऊँ, है ना। जैसे अभी हमने मॉर्निंग में आज दोपहर में वीडियो अपलोड किया था, देन अभी इवनिंग में हम वीडियो या नाइट में वीडियो अपलोड करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आज के बाद से हम कोशिश करेंगे पर डे दो वीडियो डेली अपलोड हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, यह किस सिद्धांत की मान्यता है कि कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता है और साथ ही हर सत्ता को ज्ञान की आवश्यकता है तथा राज्य राष्ट्र संप्रभुता जैसी अवधारणाओं की विसंरचना की जानी चाहिए ताकि उनमें निहित अर्थों का पता लगाया सके। कौन सा ऐसा दृष्टिकोण ऊपर नीचे जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो ये उत्तर आधुनिकतावाद से बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को कभी भी ये पूर्ण नहीं मानता, कभी भी ये वस्तुनिष्ठ नहीं मानता। ठीक है, ये हमेशा विखंडन पर बल देता है, हर चीजों के ऊपर संदेह की दृष्टि से देखता है, चाहे वो मेटा नैरेटिव्स हों। ठीक है, वो सारी चीजें हमने उत्तर आधुनिकतावाद के ऊपर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उत्तर आधुनिकतावाद का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन दिखेगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है, चलिए। विच थ्योरी बिलीव्स दैट देयर इज अ नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड एट द सेम टाइम every power needs to knowledge and accept like a state nation sovereignty and should be deconstructed so that the meaning of inherent in them can be discovered। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी है जो हर चीज को डिस्ट्रक्टिव वे में देखती है, हर चीज का विखंडन करने का प्रयास करती है और यह नॉलेज को कभी भी ऑब्जेक्टिविटी में नहीं देखती। ये कहती है कि नॉलेज क्या है, नॉलेज जो है सब्जेक्टिव बेस होता है, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यह कथन किसका है कि किसी सिद्धांत पर विचार यानी किसी ऐसे पूर्व चिंतन दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य या घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हेंस जे मार्गेंथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। नेशन 1948, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस इनकी बुक है। 1948 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हु सेड दैट द थ्योरी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ preconceived abstract principle or a concept that has a no bearing on reality. It purpose to bring order and the meaning to the collective phenomena। तो ये हेंस जे मार्गेंथाउ आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, नारीवादी सिद्धांत के संदर्भ में यह कथन किसका है कि व्यक्तिगत जो राजनीतिक है वह संभवतः अंतरराष्ट्रीय भी है। ठीक है, व्यक्तिगत जो राजनीतिक है वह संभवतः अंतरराष्ट्रीय भी है। किसने बोला? तो ये स्टेटमेंट है सिंथिया एनलो का। ठीक है, सिंथिया एनलो का स्टेटमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फेमिनिस्ट थियरी हु स्टेटेड दैट विच इज पर्सनल इज अ पॉलिटिकल पोटेंशियली इंटरनेशनल एज वेल। ठीक है, सिंथिया एनलो इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से
हैंस जे मार्गेंथाउ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांतों को पुनः सूत्रबद्ध किया है। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि नारीवादी दृष्टिकोण में कौन सी ऐसी थिंकर है जिसने मार्गेंथाउ के सिद्धांतों की आलोचना की है या मार्गेंथाउ के सिद्धांतों को पुनःबद्ध किया है, पुनः सूत्रबद्ध किया है। तो जे टिकनर है। टिकनर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है। ठीक है, टिकनर ने मार्गेंथाउ के यथार्थवाद की आलोचना की है, क्योंकि टिकनर ने कहा मार्गेंथाउ ने जो 6 प्रिंसिपल दिए हैं यथार्थवाद की, जो व्याख्या की है, उसमें केवल शक्ति की बात की है ना, जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि शक्ति केवल पुरुषों के माध्यम से ही प्रदर्शित किया सकता है, और मार्गेंथाउ ने कहीं पर भी महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की। ठीक है, इस तरीके से टिकनर ने जो है मार्गेंथाउ के सिद्धांतों को पुनःबद्ध या यथार्थवाद के आलोचक के रूप में जानी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर reformulated the principle of a realism propounded by Hans J. Morgenthau. Hans J. Morgenthau from the feminist perspective. तो J. N. Tickner, ठीक है। J. N. Tickner के बारे में दे रखा है। J. N. Tickner एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए विद्वान हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर नारीवादी दृष्टिकोण में योगदान दिया है। उन्होंने पारंपरिक यथार्थवाद की इन्होंने आलोचना की है, जो अक्सर हंस जे मार्गेंथाउ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए हंस जे मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के आलोचक कौन है ऐसी नारीवादी, तो आपको अगर कई सारी नारीवादी हैं तो उसमें से ज्यादातर ऑप्शन सही होने का चांस होता है टिकनर का। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के नारीवादी पुनर्मूल्यांकन की पेशकश इन्होंने की थी। और इनकी फेमस बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इनको याद रखिएगा। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी में इन्होंने शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत की लिंग तटस्थ अवधारणाओं को चुनौती दी है इन्होंने, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में लिंग और नारीवादी दृष्टिकोण को शामिल करने के महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द जे एन टिकनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैचिंग के लिए दे रखा है, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिनको आपको मैच कराना है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट में हो जाएगा ए में, प्रभुसत्ताधारी राज्य महत्वपूर्ण एजेंट है। द सॉवरेन स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टर, तो आपका ये हो जाएगा यथार्थवाद से जुड़ा हुआ कथन है ये। ठीक है, यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है ये, यथार्थवाद से है। नेक्स्ट है आपका बी में एक हो जाएगा, हाँ, राजनैतिकता और मूल्यों से प्रेरित होते हैं, तो स्टेट्स आर ड्रिवन बाय द मॉरलिटी एंड वैल्यूज, तो नैतिकता और मूल्यों की बात आदर्शवादी करते हैं, ये आदर्शवाद से हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सी में 3 हो जाएगा। अन्य सभी अवधारणाओं के समान सत्ता की आत्मपरक रूप में रचना होती है, तो ये संरचनावादी कहते हैं। फिर महिलाएं महत्वपूर्ण हैं लेकिन पुरुष प्रधान राज्यों पर बल देने से इनकी उपेक्षा होती है, ऐसा नारीवादी दृष्टिकोण का मानना है। इजी है बहुत, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शक्ति की सापेक्षता का निर्धारण, शक्ति की सापेक्षता का निर्धारण। ठीक है, शक्ति की सापेक्षता का मतलब होता है एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना में कमजोर या शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, यानी चाइना, अगर मान लीजिए चाइना नेपाल की तुलना में क्या है, शक्तिशाली है, यानी चाइना के पास ज्यादा शक्ति है। इसका मतलब है कि एक देश दूसरे देश की तुलना में अगर शक्तिशाली है तो उसे बोलते हैं शक्ति की सापेक्षता। ठीक है, ध्यान रखना कुछ चीजें होती हैं, शक्ति कभी भी निरपेक्ष नहीं होती, शक्ति हमेशा कैसी होती है, सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। ठीक है, निरपेक्ष का मतलब है कि क्या दुनिया में चीन ही एकमात्र शक्तिशाली देश है, ऐसा नहीं है। ठीक है, शक्ति की सापेक्षता का निर्धारण कुछ घटकों के माध्यम से होता है। निम्न में से कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनके माध्यम से हम शक्ति की सापेक्षता को डिसाइड करते हैं? तो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, लक्ष्य के माध्यम से ही, और प्रयोगकर्ता राज्य के माध्यम से। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। द रिलेटिविटी ऑफ अ पावर इज अ डिटरमाइंड थ्रू द सर्टेन फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इट। कॉम्पिटिशन के भी थ्रू हम कर सकते हैं, गोल के थ्रू भी, एंड स्टेट के थ्रू भी। ठीक है, यूजर स्टेट के थ्रू, सॉरी। तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि 7 में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, ठीक है, जो नेशनल पावर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं? ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व भी है,
संगठनात्मक तत्व है राष्ट्रीय शक्ति में। राष्ट्रीय शक्ति में आर्थिक तत्व भी आता है, राष्ट्रीय शक्ति में जो है भौगोलिक तत्व भी आता है। तो इस हिसाब से क्या है, सभी कथन सही हैं। ये सभी राष्ट्रीय तत्व के क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तत्व भी है, संगठनात्मक तत्व भी है, आर्थिक तत्व भी है और भौगोलिक तत्व, ये सभी क्या हैं, ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, राष्ट्रीय शक्ति के या नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ नेशनल पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ अ नेशनल पावर? तो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में ये सभी इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स एंड इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, ये चारों एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट्स ऑफ अ नेशनल पावर में आते हैं। तो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का अभौतिक, ठीक है, नॉट अ फिजिकल पूछा हुआ है, ठीक है, अभौतिक तत्व है। ठीक है, अभौतिक तत्व कौन कौन सा है? चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल क्या है, ये भौतिक नहीं है, ये क्या है, अभौतिक है। नेतृत्व भी अभौतिक है, विचारधारा भी अभौतिक है। तकनीकी टेक्नोलॉजी को हम, मशीन तकनीकी, इन सबको हम भौतिक चीजों में रखते हैं, ये भौतिक है। ठीक है, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। यही क्या है, ये भौतिक नहीं है बल्कि अभौतिक है, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से विचारधारात्मक हैं या फिर कह लें मनोबल से जुड़े हुए हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 2 और 3 सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ अ नेशनल पावर? नेशनल पावर में कौन सा नॉन मटेरियल एलिमेंट है? तो टेक्नोलॉजी क्या है, मटेरियल है, ये मटेरियल एलिमेंट है। जैसे आप मिसाइल, एटम बम, ये सारी चीज देखते हैं। आइडियोलॉजी क्या है, नॉन मैटर है, ये नॉन मटेरियल है। लीडरशिप भी, और मोरल एंड नेशनल कैरेक्टर भी सब क्या है, नॉन मटेरियल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परमाणु हथियारों की सर्वनाशक क्षमता, ध्यान रखना, सर्वनाशक क्षमता के कारण किस विद्वान ने आज के युग को अति मारकता का युग नाम दिया है? तो मैक्स लर्नर इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्स लर्नर ने जो आज परमाणु हथियारों की सर्वविनाशकता है, इसको इन्होंने अति मारकता के युग के नाम से संबोधित किया है। ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन्स विच स्कॉलर हैज कॉल्ड टुडेज एरा द एरा ऑफ अ हाइपर वायलेंस। ठीक है, मैक्स लर्नर। देखिए, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में निम्न में से किस अवधारणा पर जोर दिया गया है? तो अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बात करें या राजनीति का मार्क्सवादी सिद्धांत किन किन अवधारणाओं पर बल देता है? तो सर्वहारा का अंतरराष्ट्रवाद करने पर बल देता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार करने की बात करता है कि हर व्यक्ति को या हर राष्ट्र को अपने बारे में आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। जबकि पूंजीवाद के कारण जो है गरीब राष्ट्र, विकासशील देश जो है आत्मनिर्णय का अधिकार खो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पूंजीवाद के आने के कारण होता है, ऐसा मार्क्सिज्म कहता है। ठीक है, फिर साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विस्तार है, ये भी मार्क्सवादी कहते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास इनका मानना है। तो ये क्या है, चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एम्फेसाइज्ड इन द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ अ पॉलिटिक्स? तो सभी हैं, प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंपीरियलिज्म इज एन एक्सटेंशन या हाईएस्ट स्टेज ऑफ अ कैपिटलिज्म, ये भी सही है, एक्सटेंशन भी सही है। ठीक है, बिलीव इन द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये भी सही है। तो सभी सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक का कहना है कि जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से है जो मनुष्य दूसरों मनुष्य के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है? तो ये मार्गेंथाउ का इजी स्टेटमेंट है, सबको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड दैट व्हेन वी टॉक ऑफ पावर वी मीन द पावर विच मैन एक्सरसाइजेस ओवर द माइंड एंड द एक्शन ऑफ अ अदर ह्यूमन बीइंग? तो मार्गेंथाउ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शक्ति संघर्ष के आधार पर विदेश नीतियों का विश्लेषण करते हुए किसके द्वारा, ध्यान रखना, यथापूर्व स्थितिवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति और प्रतिष्ठा की नीति का वर्गीकरण प्रस्तुत
किया गया है। अब शक्ति संघर्ष के आधार पर विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए यथापूर्व स्थितिवादी नीति, साम्राज्यवाद की नीति और प्रतिष्ठा की नीति का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये मॉर्गेनथाउ ने किया हुआ है। While analyzing foreign policy on the basis of a power struggle, who has presented the classification of a status quo policy, policy of imperialism and policy of a prestige? तो मॉर्गेनथाउ is the correct option। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के विश्लेषण के संदर्भ में, तो इनको आपको मैच कराना है। रिमलैंड थियरी जो है स्पाइक मैन ने दिया है। ठीक है, हार्टलैंड थियरी जो है मैकेंडायर ने दिया है, और आपका राष्ट्र शक्ति में समुद्री ताकत का योगदान मिहान ने दिया। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रिमलैंड थियरी का मतलब आपने रिम देखा होगा, रिम ऐसे होता है, यानी अगर टायर देखा होगा, टायर में चक्के में रिंग लगा होता है ना, रिम। तो ये कहता है कि रिमलैंड थियरी, ये स्पाइकमैन कहता है, जिसने दुनिया भर के चारों तरफ अपना नियंत्रण बना लिया, दुनिया के चारों कोनों पर या चारों तरफ जिसने अपना नियंत्रण बना लिया, वो उसके नियंत्रण में पूरी दुनिया हो जाएगी। ठीक है, यानी कि शक्ति के संबंध में जो रिमलैंड थियरी आई है, ये कहती है जिसने भी दुनिया भर को घेरे की तरह शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया, तो उसका जो नियंत्रण हो जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। फिर हार्टलैंड थियरी कहती है कि दुनिया अगर ये है, मान लीजिए, ठीक है, जिसका नियंत्रण हार्ट पर हो गया, यानी कि ये साइबेरिया वाला पार्ट, रसिया वाला पार्ट, यहाँ यूक्रेन वाला पार्ट, यानी जो दुनिया का हार्ट है, अगर जिसने हार्टलैंड पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उसको महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैकेंडायर का थियरी है। फिर राष्ट्र की शक्ति में समुद्री ताकत का योगदान जो है मिहान ने दिया है। मिहान ने बोला कि जिसने भी समुद्री शक्ति पर नियंत्रण कर लिया, वो दुनिया पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लेगा। इन्होंने एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दिया था कि अंग्रेजों ने, ठीक है, जब अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया तो कैसे किया, क्योंकि अंग्रेजों की नेवी जो थी, नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा, मिहान ने, कि जिस भी देश ने समुद्री शक्ति में अपनी ताकत हासिल कर ली, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चीजें जब शक्ति के संबंध में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति पढ़ेंगे, तो वहां पे इनकी थ्योरी को और हम डिटेल ब्रॉड एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर अभी फिलहाल के लिए आप मैचिंग करा लीजिए इसको, 1 में 1, 2 में बी एंड 3 में सी सही है। ठीक है, सभी ऑप्शन क्या है, इज दिस करेक्ट मैच्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अर्नेस्ट हॉस, इनकी फेमस बुक है द यूनाइटिंग यूरोप। द यूनाइटिंग यूरोप, ठीक है, अर्नेस्ट बी हॉस। ठीक है, अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कुछ अर्थ बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थ ऐसे हैं जो शामिल हैं शक्ति संतुलन की अवधारणा में? ठीक है, अर्नेस्ट हॉस ने बेसिकली 8 प्रकार के शक्ति संतुलन की बात की है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार के शक्ति संतुलन की बात की है। ध्यान रखिएगा, इसको अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। ठीक है, हालांकि आपको सारी चीजें अपने नोट्स में ऐड करनी चाहिए, चाहे वो शॉर्ट में ऐड करें, चाहे वो लॉन्ग में, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, बट हाँ वो ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन की अवधारणा के कुछ अर्थ बताए हैं, जिसमें से इन्होंने पहला बताया है, शक्ति संतुलन का अर्थ है स्थिरता और शांति। स्थिरता और शांति, बिल्कुल सही है। शक्ति संतुलन का अर्थ है अस्थिरता और युद्ध। ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे ही अस्थिरता आएगी युद्ध शुरू होगा, स्थिरता रहेगी शक्ति संतुलन में तो शांति बना रहेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं शक्ति की प्रबलता होती है शक्ति संतुलन। फिर अर्नेस्ट बी हॉस कहते हैं शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति की साम्यता। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ पावर। तो ये क्या है, सभी ऑप्शन सही हैं, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट हॉस हैज गिवन सम मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ अ पावर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर मींस स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी स्टेबिलिटी रहेगी तो पीस भी अपने आप बना रहेगा, इनस्टेबिलिटी आएगी तो वॉर होगा। एंड इन्होंने बताया प्रीडोमिनेंस ऑफ अ पावर। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर मींस इक्विलिब्रियम ऑफ अ पावर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है इनके। इन्होंने 8 कॉन्सेप्ट दिए हैं बैलेंस ऑफ पावर के संदर्भ में, वो चीजें आप देखिएगा आगे। ठीक है, अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन की अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं। शक्ति संतुलन का अभिप्राय शक्ति के वितरण से है, शक्ति की साम्यावस्था, शक्ति की प्रबलता को दर्शाना, स्थिरता शांति को बनाए रखते हैं। शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिरता से है।
शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति से है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में भी है, यह एक व्यवस्था का द्योतक भी है। तो ये क्या है, 8 चीजें आपको ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्विलिब्रियम ऑफ पावर, dominance of power, stability and peace, instability and war, and politics of power, universal principle, ठीक है, and indicator of a system। तो ये क्या है, 8 इनके मेन प्रिंसिपल हैं जो पावर के संदर्भ में या बैलेंस ऑफ पावर के संदर्भ में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पामर और पार्किंसन के संदर्भ में है। पार्किंसन ने युद्ध के कुछ कार्य बताए हैं, इनमें से कौन कौन से कार्य शामिल हैं? तो गलतियों में सुधार करना युद्ध के माध्यम से। युद्ध के कार्य होते हैं कि गलतियों, जो राष्ट्र अगर गलती कर देता है युद्ध के माध्यम से वो सुधार बाद में करता है। व्यवस्था का पुनर्निर्माण होता है, अगर व्यवस्था गड़बड़ा गई है, व्यवस्था टूट गई है, तो युद्ध के माध्यम से पुनः व्यवस्था का निर्माण होता है। नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की उन्नति करना क्या है, ये भी एक युद्ध का कार्य है। तो तीनों जो है उपरोक्त सभी क्या है, सही स्टेटमेंट है। पामर एंड पार्किंसंस हैव गिवन सम फंक्शन ऑफ अ वॉर विच इंक्लूड्स, तो करेक्टिंग रॉन्ग्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड एडवांस मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज, तो सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन आपके ऊपर दे रखे हैं और नीचे क्वेश्चंस हैं, इस हिसाब से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए यहां पर आप देखते हैं पीटीबीटी है ये, ठीक है, पीटीबीटी है आपका 1963 में हुआ था। एनपीटी जो है 1968 में हुआ है, ठीक है। आईएनएफ ट्रीटी जो है ये 1987 में हुआ है और स्टार्ट जो है ये आपका 1993 में हुआ है। स्टार्ट सेकंड है ये, ठीक है, ध्यान रखना है, स्टार्ट सेकंड है। अब कमेंट करके बताइएगा स्टार्ट फर्स्ट कब हुआ। स्टार्ट फर्स्ट, सेकंड हुआ है तो फर्स्ट भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो स्टार्ट फर्स्ट कब हुआ था, ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। यहाँ पे आईएनएफ ट्रीटी के बारे में कुछ बताया गया है कि ये क्या है, ये एक संधि थी जो परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में संधि हुई थी परमाणु हथियारों को समाप्त करने के संदर्भ में। ये 8 दिसंबर जो है 1987 को हस्ताक्षर इस पर किया गया था, जिसमें 500 से लेकर 500 किलोमीटर तक की मारक मिसाइलों की क्षमता जो थी उनको नष्ट करना इसमें शामिल था, ठीक है। और अगर एनपीटी की बात करें, एनपीटी पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। कमेंट करके बताइए अगला और कौन सा देश है जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एनपीटी पर किन किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है, ठीक है। क्यों नहीं किया है तो बड़ा हो जाएगा, है ना, किस किस देश ने सीटीबीटी पर और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। एनपीटी 1968 को 1 जुलाई 1968 को इस पे हस्ताक्षर होता है और ये 1970 में एनपीटी जो है लागू हो जाता है। एनपीटी का मकसद क्या है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना और निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना है, ये सब इसके उद्देश्य रहे हैं। वही सेम चीज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस आईएनएफ ट्रीटी, ठीक है, ये 8 दिसंबर 1987 को होता है सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। इसमें जो 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में, यानी 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो भी मिसाइलें थी, परमाणु मिसाइलें, उनको नष्ट करने की बात की गई, ठीक है। और फिर बात करें एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, तो ये भी क्या है, परमाणु वेपन्स को रोकने के लिए, परमाणु के स्प्रेड्स को रोकने के लिए एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए लाया गया था, जो कि इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 1 जुलाई 1968 एंड इन फोर्स कब हुई है, 1970 में इसका लागू हो गया और 191 देश इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे कुछ परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार से संबंधित कुछ संगठन बनाए गए हैं, उनके संगठन के संदर्भ में आपको मैचिंग कराना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए आप देखते हैं एनएसजी जो है, ये एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है, ठीक है, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 1974 में बनाया गया था। वासेनार अरेंजमेंट
ये बनाया गया आपका 1996 में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपका 1985 में बनाया गया है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, ये आपका 1987 में आया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सभी इसमें क्या है, करेक्ट मैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में MTCR के बारे में दे रखा है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना इसका लक्ष्य है, और जिसका उपयोग रासायनिक और जैविक परमाणु हमलों के लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर 1987 में ग्रुप 7 या G7 के सबसे बड़े औद्योगिक शक्तियों ने MTCR की स्थापना की, और तब से यह प्रमुख मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को शामिल करने के लिए क्या हुआ है, विकसित हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी वैसे, है ना। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट, जितनी भी चीज़ें आपको सुटेबल लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए 5+1, ये ध्यान रखना, 5+1 ये है, देशों के साथ संयुक्त व्यापक कार्यक्रम योजना पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया है। तो ये 2015 में हस्ताक्षर किया गया था। इन विच ईयर जॉइंट कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान वाज साइंड विद द 5+1 कंट्रीज टू कंट्रोल द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2015 में ये सिग्नेचर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त व्यापक कार्यक्रम योजना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। पर 14 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को ईरान परमाणु समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से टाइम जैसे भी आपको लगता जाएगा आप इनको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। वहीं पर सारी चीज़ें इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, आपको जैसा लगे आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट, अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो चीज़ें देखते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय हित को प्रस्तुत करते हुए अधोराष्ट्रीय हित, अधिराष्ट्रीय हित और इतर राष्ट्रीय हित, ठीक है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय हित तो आप पढ़ रहे हैं, अधोराष्ट्रीय हित, अधिराष्ट्रीय हित और इतर राष्ट्रीय हित का वर्गीकरण किस चिंतन में मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्गेंथाउ का, इसको आप ध्यान रखिएगा। वाइल प्रेजेंटिंग ए नेशनल इंटरेस्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब नेशनल इंटरेस्ट, सुप्रा नेशनल इंटरेस्ट एंड अदर national interest has mainly appeared in the thinking of a Morgenthau's thinking, ठीक है। मार्गेंथाउ से जुड़ा हुआ ये विचार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से यथार्थवाद के अंतर्गत रक्षात्मक यथार्थवाद की तुलना में कौन विचारक आक्रामक यथार्थवाद से संबंधित है या जुड़ा हुआ माना जाता है। तो जॉन मर्साइमर माने जाते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। अंडर द रियलिज्म, who among the following thinkers is considered to be the related to offensive realism as a comprehensive to defensive realism। तो जॉन मर्साइमर। अब बताइएगा कि रक्षात्मक यथार्थवाद से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। रक्षात्मक यथार्थवाद से कौन सा थिंकर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आज का हमारा 20 क्वेश्चन पूरा होता है, और अगले 20 क्वेश्चन को हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आसियान, सार्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, है ना, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में, है ना। फिलहाल के लिए अभी आज का इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।